हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज से मैं आपके लिए आधुनिक भारत का सेक्शन लेके आ रहा हूँ। अब मेरी जो प्लानिंग होगी, मैं 2 क्लास उत्तराखंड की, 2 क्लास इंडियन पॉलिटी की और 2 क्लास इन मॉडर्न हिस्ट्री की लेके आऊँगा। देखिए, इस सेक्शन को शुरू करने से पहले मतलब मेनली जो हम इसको पढ़ेंगे, बक्सर और प्लासी के युद्ध से आगे को पढ़ेंगे। देखेंगे कैसे अंग्रेज़ों ने भारत में अधिकार किया, कैसे मतलब भारत की संस्कृति, भारत के समाज और राजनीतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया, कैसे 1857 की क्रांति होती है, कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और राष्ट्रवाद मतलब का उदय भारत में होता है और किस प्रकार से भारत को स्वतंत्रता मिलती है, हम सब देखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यूरोपीय जो कंपनियां थी भारत में, उनका आगमन का क्रम क्या था और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे काम किया। और उसके बाद जब हम पहुँचेंगे वहाँ तक कि अंग्रेज़ कैसे यहाँ पे स्टेबल हो गए, फिर हम उन चीज़ों को आगे से समझेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है होगा इसके आगे मॉडर्न इंडिया का। आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ठीक है। तो चलो आज का सेक्शन शुरू करते हैं। देखिए, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई थी, उनके जो आगमन का क्रम था वो क्या था। सबसे पहले पुर्तगाल यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ पे डच आए थे, फिर यहाँ पे अंग्रेज आए थे और फिर यहाँ पे कौन आए थे, फ्रेंचीजी, ठीक है। यानी पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रेंचीजी यहाँ पे सबसे पहले क्या आए थे भारत में, इनके आने का क्रम था। अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, हुआ क्या था कि जैसे 14वीं और 15वीं शताब्दी थी, उस टाइम भौगोलिक खोजों का दौर था। यानी व्यापार के लिए अलग अलग रास्ते खोजे जा रहे थे, व्यापारिक मार्ग खोजे जा रहे थे। इन्हीं क्रम में क्या हुआ, स्पेन के कोलंबस थे जिनने उत्तरी अमेरिका को क्या किया था, खोजा था। मतलब वो निकले तो किसी पूर्व की ओर थे, लेकिन समुद्री मार्ग में भटकने के कारण उसको उनने किसको खोज दिया, उत्तरी अमेरिका को, जहाँ अमेरिका, कनाडा वगैरह और यूएसए वगैरह जिसको आप कहते हैं। उसी क्रम में भारत में जो पहुंचे थे पुर्तगालियों का सबसे पहला जो पहुंचा था, कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा पहुंचा था, ठीक है। पुर्तगाली ये कहाँ था, कालीकट के तट पे पहुंचा था 1498 में, वास्को डी गामा, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम यहाँ का जो कालीकट का शासक था वो था जुमेरिन, कालीकट, ठीक है। यहाँ कौन था, जुमेरिन। इसने क्या किया था, इसका स्वागत भी किया था। तो इनका भारत में आने का उद्देश्य क्या था, मसालों का व्यापार करना। यानी ये भारत से मसाले, क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा उस टाइम क्या थी, डिमांड थी मसालों की, तो यहाँ से मसालों का व्यापार करके कहाँ बेचना चाहते थे, यूरोप में बेचना चाहते थे, उनके डिमांड के हिसाब से। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इतना ज़्यादा मुनाफा होता था। जब वास्को डी गामा पहली बार यहाँ से व्यापार करके यूरोप की ओर गया, तो उसको यहाँ के कंपेयर में 60 गुना ज़्यादा मुनाफा उस व्यापार से होता है, ठीक है। तो आगे जाके क्या होता है, पुर्तगालियों का जो प्रथम गवर्नर आता है वो आता है फ्रांसिस डी अल्मीडा, ठीक है। फ्रांसिस डी अल्मीडा ये प्रथम गवर्नर बनता है किसका, पुर्तगालियों का। और इसी ने 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों की भारत में पहली क्या की थी, फैक्ट्री की स्थापना की थी। और उस फैक्ट्री को कहाँ बनाया था, कोचीन में, जो कि केरला में पड़ता है, ठीक है। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ थी, अगर आपसे पूछता है तो आप कहाँ बोलेंगे, कोचीन में, 1503 ईस्वी में। इसने क्या किया था, देखो, एक नीले जल की नीति चलाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी जिसको कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसने नीले जल की नीति चलाई थी। इसमें क्या होता था, जो हिंद महासागर के इलाका था, यानी जो आप भारत में पूर्व की ओर देखेंगे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की ओर अरब सागर और साउथ की ओर देखेंगे तो हिंद महासागर है। तो उस जो समुद्री इलाके में क्या करना चाहते थे, अब व्यापार पे एकाधिकार करना चाहते थे, यानी किसी अन्य को वहाँ पे व्यापार नहीं करना देना चाहते थे। तो अगर नीले पानी की नीति पूछेगा तो आपको किसकी ओर जाना पड़ेगा, पुर्तगाल के फ्रांसिस डी अल्मीडा की ओर। आगे जाके होता है क्या, देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी मैं नाम ले रहा हूँ, जितने भी भौगोलिक नाम ले रहा हूँ, आप उनको मैप में पक्का देखना, क्योंकि आगे जब मैं आपको विश्व भूगोल और भारत के भूगोल का सेक्शन लेके आऊँगा तो जितने भी मैं स्टार्टिंग जहाँ से मैं करूँगा वो होगा मैपिंग से। मैपिंग के अगर आपको अभी से इन चीज़ों को देखने की हैबिट बनाएंगे तो वहाँ पर आपको ये आसान होगा। तो इसने क्या किया था, एक और चीज़ इसने की थी, फ्रांसिस डी अल्मीडा ने, इसने क्या किया था, कार्टेज आधार पे परमिट सिस्टम जारी किया था। इसका क्या मतलब था, परमिट सिस्टम का ये मतलब था कि जैसे अगर आप पुर्तगाली इलाके में अगर कोई जहाज़ दिखता है व्यापार करता हुआ, तो अगर उसके पास परमिट नहीं होगा, पुर्तगाली से अगर उसने परमिट नहीं ली होगी, तो वो क्या कर लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। इसको याद रखना। फिर क्या होता है, देखिए, 1510 ईस्वी में आपने गोवा सुना होगा। इस गोवा को ये क्या करते हैं, पुर्तगाली अपने पास ले लेते हैं। और ये किससे मिलता है इनको, बीजापुर से, ठीक है। बीजापुर एक राज्य हुआ करता था, उससे इन्होंने किसको जीत लिया, गोवा को जीत लिया।
जब ये आगे चलते हैं, आगे चलने के बाद देखिए मैंने बताया कि कोचीन में इसका मुख्यालय था फ्रांसिस डी अल्मीडा का, और बाद में क्या होता है, इनका एक और गवर्नर 1530 के समय आता है जिसका नाम था नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा, ठीक, क्या था नाम, नीनो डी कुन्हा। इसने क्या किया था, इसने जो अपना मुख्यालय था वो कोचीन से बदल के कहाँ कर दिया था, गोवा में कर दिया था। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए जैसे ये व्यापार करने आए थे, लेकिन भारत में ये लंबे समय तक नहीं टिक सके, यानी इनका व्यापार सफल नहीं हुआ। उसके पीछे क्या है, बहुत से कारण हैं। इसके पीछे एक प्रमुख कारण आपको बता देता हूँ। इनकी जो अपने देश की अर्थव्यवस्था थी वो थी कृषि और पशुपालन आधारित, किसकी, पुर्तगाल की। अगर आप खुद सोचिए, दूसरे देश में व्यापार करने गए हैं और आपकी अर्थव्यवस्था कृषि और पशुपालन से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है, आपके वहाँ इंडस्ट्री नहीं लगी है, तो आप व्यापार में सफल नहीं हो सकते। दूसरा इनका क्या था, इन्हें यहाँ पे भारत में जबरन धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की थी। अगर आप जबरन धर्म परिवर्तन करोगे तो आपको उसके खिलाफ क्या होना पड़ेगा, प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए भी यहाँ पे व्यापार में सफल नहीं हो सके। बाकी क्या था, ब्रिटेन वगैरह, फ्रेंच वगैरह के कंपेयर में इनकी जो है नेवी सिस्टम भी उतना तगड़ा नहीं था, ये भारत में सफल नहीं हो सके। तो भारत में ये आए तो कुछ तो इनकी भी देन होगी। तो आपने सुना होगा तंबाकू की कृषि जो है इन्होंने ही यहाँ पे शुरू की थी। ठीक है, पुर्तगालियों की देन है तंबाकू की कृषि। ठीक, इसके अलावा 1556 ईस्वी के आसपास गोवा में पहली भारत की प्रिंटिंग प्रेस बनी थी, लगी थी। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, वो भी किसकी देन है, पुर्तगालियों की देन है। तो ये सब चीज़ करने के बाद जो अगली यहाँ पे यूरोपीय शक्ति आती है व्यापार करने के लिए, वो आती है डच। ठीक है, डच जिसको आप हॉलैंड भी कहते हैं अभी, वही डच क्या हुए थे, पुर्तगालियों के बाद भारत में क्या करने आए थे, व्यापार करने आए थे। देखिए डचों का जो मेन सेंटर था वो था इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ठीक, इंडोनेशिया पे इनने क्या किया था, व्यापार किया था। इंडोनेशिया से क्या करते थे, मसालों का व्यापार करते थे। मसालों को ये यहाँ से कहाँ बेचते थे, दूसरे देशों में बेचते थे, उससे मुनाफा कमाते थे। भारत के परिप्रेक्ष्य में इनका जो केंद्र था, इनका सूती वस्त्र का व्यापार था। ठीक, सूती वस्त्र, भारत में इनने किसका व्यापार किया था, सूती वस्त्र का। और इनकी जो पहली जो फैक्ट्री थी वो थी मसूलीपट्टनम में। कहाँ थी, मसूलीपट्टनम, भारत में। ठीक है, मसूलीपट्टनम, ये कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। एक एक भौगोलिक लोकेशन देखेंगे आप, आपका ये काम होगा। और इनने जो अपनी मतलब अपना जो वो बनाया था, सेंटर बनाया था, मुख्य वो अपना केंद्र बनाया था, जहाँ पे इनका ऑफिस था, जहाँ पे रुक रहे थे, वो था पुलिकट के पास। ठीक है, पुलिकट, आपने झील भी सुनी होगी, वहीं पे पुलिकट है। ये भी कहाँ पड़ता था, आंध्र प्रदेश में। ठीक, इन लोगों ने, अब देखिए मैक्सिमम जो डच थे वो पूर्वी भाग में रहे थे भारत के, यानी पूर्व की ओर। पूर्व की ओर क्यों रहे होंगे, क्योंकि इंडोनेशिया के साथ भी, इंडोनेशिया में ये थे, और भारत जो है भारत के जो पूर्व में पड़ता है इंडोनेशिया, तो दोनों जगह कनेक्टिविटी करने के लिए क्या रहे थे, पूर्व में रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के साथ ये सामना नहीं कर सके। अंग्रेजों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर शक्ति थी, मतलब वो नहीं थे, पावरफुल नहीं थे। इनका भी क्या हुआ था, अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, नेवी भी इनकी भी कमज़ोर थी, इनकी मतलब दूरदृष्टि भी नहीं थी, आप कह सकते हैं, भारत के साथ कैसे व्यापार करना है। तो एक बहुत फेमस युद्ध हुआ था, बेदरा का युद्ध। किसका, बेदरा का युद्ध, वो हुआ था बेदरा का युद्ध। ठीक है, बेदरा, ये हुआ था 1759 ईस्वी में। इस बेदरा के युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों ने, ये सॉरी अंग्रेजों ने इनको क्या करा था, पराजित कर दिया था। और जो डच जो कंपनी थी, जो व्यापारिक कंपनी थी, वो सिर्फ एक व्यापारिक समूह तक सिमट गई। यानी डचों का भी यहाँ पे से भारत से क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी डच भी खत्म हो गए। ठीक है, अब इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं अंग्रेज। देखिए अंग्रेज तो आपको पता है कहाँ तक रहे थे, स्वतंत्रता के यहीं थे। तो अंग्रेज तो हमने पूरा पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे बेसिक चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक, देखिए हुआ क्या था, सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया मतलब पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, कितने में हुई थी, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका क्या काम था, 15 वर्षों के लिए इनको व्यापारिक एकाधिकार दिया गया था कि आप जाके पूर्व के साथ व्यापार करें। यानी ब्रिटेन को देखोगे मैप में, उसके पूर्व में एशिया पड़ता है, यानी भारत पड़ता है। तो पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए इनको 15 वर्ष के लिए एकाधिकार मिला था। ठीक है, अब जो ये कंपनी थी, इसको कोई तो चलाता होगा, उसके लिए चलाने के लिए प्रबंधकीय समिति थी। ठीक है, मैनेजिंग एक कमेटी थी, जिसमें कितने, एक निदेशक होता था, डायरेक्टर, एक उपनिदेशक होता था, और 24 अन्य मेंबर थे। ठीक है, इनका जो चयन होता था, इनको कौन चुनता था, जैसे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, व्यापारियों का हित होगा, उसमें व्यापारी वर्ग होगा, उन्हीं व्यापारी वर्गों के द्वारा चुनाव करके इन लोगों का क्या किया जाता था, चयन किया जाता है, इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है,
आगे जाके होता क्या है, देखिए जैसे ये भी स्टार्टिंग में यहाँ पे मसालों के व्यापार के लिए आए थे, क्योंकि केरला अभी भी आप जानते हैं मसालों के व्यापार, मसालों में मतलब सबसे आगे है। तो ब्रिटेन में या यूरोप में बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो ये भी स्टार्टिंग में यहाँ पे मसालों के व्यापार के लिए आए थे, ठीक है। बाद में धीरे धीरे ये लोग कहाँ पहुँच गए, वस्त्र व्यापार और अन्य चीज़ों के व्यापार में भी पहुँच गए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में भी धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया, वो मैं आपको बताते रहूँगा, धीरे धीरे आप समझना, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, इन लोगों ने भी अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोलने का प्रयास किया 1608 में, ठीक है, 1608 में। उस टाइम भारत में मुगल सम्राट जो था जहांगीर था, तो जहांगीर के दरबार में एक विलियम हॉकिंस को भेजा गया था। किसको? विलियम हॉकिंस को, कि आप जहांगीर से क्या कर लीजिए, इजाज़त ले लीजिए हॉकिंस से, ठीक है। विलियम हॉकिंस से कहा गया था आप जहांगीर के दरबार में जाके परमिशन ले लीजिए कि आपको यहाँ क्या कहते हैं फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी जाए। तो उस टाइम तो मिली नहीं। उसके बाद 1613 ईस्वी में इनको इजाज़त मिली और इनने क्या की, अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की, ठीक है। इसके आगे देखिए होता क्या है, 1632 ईस्वी में एक गोलकुंडा पड़ता है साउथ में, ठीक है। गोलकुंडा राज्य हुआ करता था, उसके जितने भी बंदरगाह थे वहाँ से अंग्रेज़ों को व्यापार करने का अधिकार मिल गया कि अब गोलकुंडा के बंदरगाहों का उपयोग व्यापार करने के लिए कर सकते हैं, ठीक। ये इतने फैक्ट हैं, इतना आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली समझिए। हम पहुँच रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ में कि आखिर हुआ क्या था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1639 में इन लोगों की फैक्ट्री खुल गई मद्रास में, यानी मद्रास यानी साउथ में पहुंच गए अभी, ठीक है। देखो पहले कहाँ थे, सूरत में थे। मैंने कहा कि हर लोकेशन आपको देखना है जो कि वेस्ट में पड़ता है, अभी साउथ की ओर पहुंच गई। इसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, ठीक है। ये साउथ में इनने अपनी क्या कर दी, फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1639 के बाद इन्हें 1651 हुगली में की। हुगली कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, हुगली में। 1668 में इसने बम्बई में कंपनी स्थापित की, मतलब फैक्ट्री स्थापित की। अब ये पहुंच गए कहाँ, मतलब वेस्ट की ओर पहुंच गए और फिर से, ठीक। और 1698 में इन लोगों ने कहाँ स्थापना कर दी अपनी, बंगाल के, इसको बोलते हैं फोर्ट विलियम, ठीक है, फोर्ट विलियम। यहाँ भी इनने अपनी क्या कर दी, कंपनी स्थापित कर दी, मतलब फैक्ट्री स्थापित कर दी। अब देखिए भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या करने लगे, कंपनी मतलब फैक्ट्रियाँ स्थापित करने लगे। इतना किसी ने नहीं किया था चारों दिशाओं में, जैसे अभी तक पुर्तगाली थे या डच थे, ठीक। अब जो आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको ध्यान देना है, 1717 में क्या हुआ था, एक शाही फरमान इनने प्राप्त कर लिया। शाही मतलब राजा से, राजा मुगल बादशाह क्या था, फर्रुखसियार, उस टाइम भारत का क्या था, मुगल साम्राज्य, ठीक है। मुगल मतलब बादशाह था फर्रुखसियार, ठीक। इससे इनने क्या कर लिया, एक शाही फरमान प्राप्त कर लिया कि आप हम लोग मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल में मुक्त व्यापार करे। और इस फर्रुखसियर ने क्या कर दिया, इनको मुक्त व्यापार की इजाज़त दे दी, ठीक है। मतलब बिना परमिशन के आप व्यापार आवाजाही कर सकते हैं। तो ये मिला था कंपनी को, किसको, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। इसी फरमान का दुरुपयोग करके इन लोगों ने पूरे भारत में क्या किया, कब्जा किया। तो फर्रुखसियर को हम कभी ना कभी मतलब अभी भी आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा सकते हैं कि अंग्रेज़ों को वहाँ स्टेबल होने के लिए इसी ने क्या किया, शाही फरमान जारी किया था, ठीक है। अंग्रेज़ों के बाद जो अंत में यहाँ पे आते हैं वो आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं, फ्रांसीसी, ठीक है। फ्रांसीसी जो आते हैं, इनकी जो पहली कंपनी थी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में इसकी स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में ईस्ट इंडिया मतलब फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, जिसने 1668 में पहली फैक्ट्री अपनी सूरत में स्थापित की थी। कहाँ की थी, सूरत में। और 1669 में इसने भी कहाँ की, मसूलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम, ठीक है। अब आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 1668 में इसने भी सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री क्या की थी, स्थापित की थी। आगे जाके क्या होता है, धीरे धीरे जैसे ही आप देखेंगे माहे पड़ता है एक जगह, चंद्रनगर पड़ता है और आपका कराईकल पड़ता है, इन जगहों पे भी अपनी फैक्ट्री क्या करना शुरू करते थे, स्थापित करने लग जाते हैं। उनके मैं सन वगैरह नहीं बताऊंगा आपको, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इनके केस में मेन चीज़ क्या है जो आपको ध्यान रखना है, इनका एक गवर्नर हुआ करता था डुप्ले। कौन हुआ करता था, डुप्ले। इसने क्या कर दिया,
जो भारत के राज्य थे, आंतरिक जो राज्य थे, उनके मामलों में इसने हस्तक्षेप करना शुरू किया। डुप्ले ने, गवर्नर था, ठीक है। उस आंतरिक हस्तक्षेप के कारण ही भारत में आपको 3 प्रकार के युद्ध देखने को मिलेंगे, जिनको बोलते हैं कर्नाटक युद्ध। मैं उसको आपको अगले सेक्शन में बताऊंगा, ठीक है। फ्रांसीसी भी यहाँ पे सफल नहीं हुए व्यापार में जितना अंग्रेज हुए। उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जैसे एक तो इनके वहाँ आप देखेंगे राजतंत्र था, वो भी निरंकुश टाइप का। तो निरंकुश राजतंत्र था, तो ईस्ट इंडिया जो इनकी कंपनी थी उस पर व्यापारिक एकाधिकार तो था ही, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, कंपनी के व्यापारिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। इस कारण से ये सफल नहीं हुए। दूसरा क्या था, इनको आप वर्ल्ड हिस्ट्री वाला सेक्शन देखोगे तो ये खुद ही युद्ध में उलझे रहे, तो इतना ध्यान यहाँ पे भारत के साथ व्यापार में केंद्रित नहीं कर पाए। इसके अलावा इनकी इतनी दूरदृष्टिता थी नहीं कि भारत के व्यापार को समझ सकें जैसे कि अंग्रेज समझे। और चौथा, इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, अंग्रेज जैसे शक्तिशालियों से इनको क्या करना पड़ा, युद्ध का सामना, यानी आप कह सकते हैं वो इनके प्रतिद्वंदी थे। इस वजह से ये यहाँ पे सफल नहीं हो सके, ठीक है। तो आज के सेक्शन के लिए अभी इतना ही। आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब भी मेरी कोई वीडियो आप देखते हैं डिस्क्रिप्शन में जाके पक्का देखें, क्योंकि कहीं भी अगर कोई मिस्टेक होती है या कोई चीज़ नई ऐड करनी होती है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा, ठीक है। तो फिर मैं आपके साथ अगले सेक्शन में मिलूंगा। अब इससे आगे को मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन होगा वो पूरे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। ये एक जस्ट बेसिक था, एक फैक्ट टाइप का था कि कैसे कैसे कंपनियां यहाँ पे आई, कैसे स्थापना की। हम लोगों का जो मेन टारगेट होगा वो बक्सर और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद होगा। उसमें पूरा आपको समझाऊंगा सहायक संधियाँ क्या होती थी, कैसे भारतीय राज्यों को इन्हें जीता था, कैसे जो है डलहौजी ने व्यपगत का सिद्धांत लेके आए थे, और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। उसके आगे देखेंगे हम 1857 का विद्रोह कैसे हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या था, उदारवादी कौन थे, उग्रवादी कौन थे, क्रांतिकारी कौन थे, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सब चीज़ हम देखेंगे, एक क्रम से देखेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहना, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ जब ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा इसके कॉन्सेप्ट आपकी उंगलियों में होंगे, ठीक है। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।